वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 3 मार्च 2022। तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले जानकारी है प्रारंभ भवन 2023 की बैच के बारे में, जहां पर आप इस बैच को एक्सेस कर सकते हैं 7 दिनों के लिए महज 357 रुपीज में। जस्ट टू नो कि ये कोर्स कैसा है और आपके काम का है भी या नहीं। कोर्स को अवील करने के लिए आपको जाना होगा video.onlyas.in पे, या फिर जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं 7007931912 पे, या फिर हमें मेल कर सकते हैं info@onlyas.com पे। हमारा पहला आर्टिकल हर्मेटिक वाइपर के बारे में है। जब वॉर्स होते हैं तो वो हर लेवल पे स्टार्ट हो जाते हैं, और वॉर्स के होने का एक नया डोमेन खुल चुका है, दैट इज साइबर वॉरफेयर। इस समय जब रशिया और यूक्रेन वॉर की कंडीशन में है तो दोनों ही ओर से साइबर अटैक्स किए जा रहे हैं एक दूसरे की फैसिलिटीज के ऊपर। एंड ऑब्वियसली जो यूक्रेन है वो ज्यादा वल्नरेबल है। कई सारे यूक्रेनियन कंप्यूटर्स और वेबसाइट्स ने साइबर अटैक फेस किया एक डिस्ट्रक्टिव डेटा वाइपर मालवेयर से। जब रशिया ने अपने मिलिट्री असॉल्ट को शुरू किया उसके थोड़े ही पहले यूक्रेन का जो लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक है वो भी इससे हिट हुआ। इसे हिट किया गया DDoS के माध्यम से, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक के माध्यम से। अब ये होता क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, अभी मैं आपको बताता हूं। देखिए इसमें होता यह है कि जो DDoS का अटैक होता है उसमें किसी वेबसाइट को कई सारी इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट से फ्लड कर दिया जाता है। इससे वो वेबसाइट पैरालाइज या क्रैश हो जाती है। साइट्स पर इतनी ज्यादा क्वेरीज की बॉम्बार्डमेंट कर दी जाती है कि वेबसाइट समझ ही नहीं पाती कि ये क्वेरीज जेन्युइन है या फिर जो जेन्युइन लोग, मतलब ये फेक है या फिर जेन्युइन लोगों के द्वारा ये क्वेरीज की जा रही हैं। और ऐसे अटैक्स को करने के लिए बॉट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इससे पूरा क्रिटिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है और गवर्नमेंट कम्युनिकेशन को भी कई बार डिसेबल कर दिया जाता है। तो कुल मिला के DDoS यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में इतनी ज्यादा बॉम्बार्डमेंट की जाती है सर्वर्स के ऊपर कि वो उसे हैंडल ही नहीं कर पाते। हर्मेटिक वाइपर, जिसे डाटा वाइपर के नाम से भी पुकारा जाता है, एक प्रकार का मालवेयर है जो किसी भी सिस्टम में जिसे इससे इन्फेक्ट किया जाए उसके पूरे डेटा को इरेज कर देता है। ये काफी खतरनाक है क्योंकि एक बार इसने डेटा इरेज कर दिया तो फिर आप रिकवर नहीं कर सकते। ये बाकी मालवेयर से डिफरेंट इस वजह से भी है क्योंकि ये डेटा चुराता नहीं, पूरी तरीके से उस डेटा को डिस्ट्रॉय कर देता है। उस डेटा को चुराने की कोशिश करता ही नहीं, पूरी तरीके से खत्म कर देता है। मालवेयर जब भी डेटा को इरेज करता है तो रिकवरी टूल्स को भी पूरी तरीके से खत्म कर देता है। इसीलिए इसका काफी वाइडली इस्तेमाल किया जा रहा है। और अभी जो रीसेंट अटैक यूक्रेन की फैसिलिटीज पर हुआ वो हर्मेटिक वाइपर से हुआ। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, मालवेयर से पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है यूपीएससी के द्वारा, तो आप तैयार रहिएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कोणार्क सन टेम्पल के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने अभी कोणार्क सन टेम्पल और जो कोणार्क टाउन है उड़ीसा का, उसके सोलराइजेशन का काम कंप्लीट करने के लिए मसौदा तैयार कर लिया है। जो स्कीम है इसके तहत 10 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा, जहां पर सोलर ऑफ ग्रिड एप्लीकेशंस को जोड़ा जाएगा, जैसे कि सोलर ट्री, जिसमें एक जगह पे पेड़ जैसी एक आकृति बना ली जाती है, कई सारे सोलर पैनल्स उससे अटैच कर दिए जाते हैं। कम जगह में ज्यादा सोलर पैनल्स लगाए जा सकते हैं सोलर ट्री के माध्यम से। सोलर ड्रिंकिंग वाटर कियोस्क, ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट और बैटरी स्टोरेज, इन सब फैसिलिटीज को डेवलप किया जाएगा कोणार्क में। केवल टेंपल में नहीं बल्कि पूरे टाउन में इस स्कीम के तहत जो भी सोलर एनर्जी है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है उड़ीसा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा, और 100% जो भी पैसा खर्च होगा, लगभग 25 करोड़ के आसपास का खर्चा आएगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट वहन करेगी। कोणार्क सन टेम्पल की बात करते हैं, इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी जगह दी गई है। ईस्टर्न स्टेट जो उड़ीसा का है भारत का, वहां पर एक बहुत ही बड़ा टेम्पल है जो कि भगवान सूर्य को डेडिकेटेड है। इसका जो अलाइनमेंट है वो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जो कि बहुत ही महान पोएट रहे हैं, उन्होंने कोणार्क टेम्पल के बारे में लिखा है, हियर द लैंग्वेज ऑफ स्टोन सरपासेस द लैंग्वेज ऑफ मैन। यहां पे जो पत्थरों की भाषा है वो किसी व्यक्ति की भाषा के ऊपर चली जाती है, मतलब ज्यादा उन्नत हो जाती है। जो मेन टेम्पल है उसे यूरोपियन सेलर्स ने ब्लैक पगोडा कहा क्योंकि ये देखने में ब्लैक कलर का दिखा। ये एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क भी रहता था कोस्टल वॉयज के लिए। जब भी लोग आते थे किनारे तो ये एक जगह होती थी, वो पहचान जाते थे कि अच्छा इस जगह हमें डॉक करना है। ये उड़ीसा का एक गोल्डन ट्रायंगल भी कंप्लीट करता है, जिसमें कोणार्क टेम्पल के अलावा पुरी और भुवनेश्वर ये शामिल हैं। जैसे देखिए 3 टेम्पल्स हैं, ये जगन्नाथ टेम्पल पुरी में, कोणार्क सन टेम्पल और भुवनेश्वर, ये तीनों एक ट्रायंगल क्रिएट करते हैं। तो इसका भी हिस्सा है कोणार्क सन टेम्पल, ठीक है।
1238 से 1250 सेंचुरी एडी के बीच में किंग नरसिम्हदेव वन के द्वारा इसे बनाया गया था, जो कि ईस्टर्न गंग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। सन टेम्पल का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो कलिंगा स्कूल से बिलोंग करता है, जहां पर इसमें शिखर, जगमोहन, शिखर मतलब जो क्राउन होता है, जगमोहन ऑडियंस हॉल, नाट मंदिर या डांस हॉल और विमान यानी कि टावर, ये सब शामिल होते हैं। जो कलिंगा आर्किटेक्चर है उसमें मंदिरों को दो हिस्सों में बनाया जाता रहा था, एक तो टावर और दूसरा हॉल। टावर को हम देउल और हॉल को हम जगमोहन कहा करते थे। तो ये कोणार्क सन टेम्पल के बारे में बातें हो गई। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन के बारे में है। रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन किया हुआ है। यूक्रेन और रशिया इस समय वॉर में है। टर्की ने इन बिटवीन मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन को इफेक्टिव बना दिया है। क्या है ये मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन और कैसे इससे रशिया प्रभावित होगा, इन बातों पर चर्चा करते हैं। इसके पहले इसके प्रभाव का जो एरिया है उसे देख लेते हैं कि मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन अगर एप्लीकेबल किया गया रशिया के द्वारा, टर्की के द्वारा, तो ये इफेक्टिव कहां होगा। इस मैप को देखिए, यहां पे ब्लैक सी दिख रहा है, ये है मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, और मेडिटेरेनियन सी में ये एजियन सी का हिस्सा है। यहां पर एक स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट जिसे स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स कहा जाता है, और दूसरी स्ट्रेट यहां पे है जिसे स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस कहा जाता है। तो दो स्ट्रेट्स मैंने मार्क किए हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो। ये जो मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन है ये इस बात को इंश्योर करता है कि इन दोनों ही स्टेट्स पर टर्की की ओनरशिप होगी, क्योंकि ये टर्की के डोमेन में ऑलमोस्ट आ भी जाता है। अगर मैं स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस की बात करूं तो इसे टर्किश स्ट्रेट, इस वाले की बात कर रहा हूं मैं, ब्लैक सी स्ट्रेट या स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, तीनों ही नामों से पुकारा जाता है। ये दोनों स्ट्रेट एजियन सी को, जो कि पार्ट है मेडिटेरेनियन सी का, कनेक्ट करते हैं ब्लैक सी से, किससे, सी ऑफ मरमरा से होते हुए। और इसके दौरान जब भी कोई व्यक्ति गुजरता है तो उसे इन दोनों स्टेट से होकर गुजरना होता है, स्टेट ऑफ डार्डेनल्स और स्टेट ऑफ बॉस्फोरस। तो कुल मिला के मेडिटेरेनियन सी को अगर ब्लैक सी से कनेक्ट करना है, ब्लैक सी से किसी भी शिप को मेडिटेरेनियन सी या कहीं और जाना है, तो उसे सी ऑफ मरमरा और इन दोनों स्टेट से होकर ही गुजरना होगा। इसी संबंध में 1936 में आया मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन, जिसने इन दोनों स्टेट्स पर टर्की की ओनरशिप को एक्सेप्ट किया। यहां पर यह भी कहा गया कि अगर युद्ध की स्थिति आती है तो टर्की के पास ये अथॉरिटी होगी कि जो वॉरिंग पार्टीज हैं, दो देश जो युद्ध में हैं, वो उनके वॉरशिप्स को इस स्ट्रेट को एक्सेस करने से रोक सकता है। इस संबंध में आर्टिकल 19 का प्रावधान है। आर्टिकल 19 यहां पर थोड़ा सा एक एक्सेप्शन भी क्रिएट करता है, जिससे ये मैनिपुलेशन आ सकता है। जैसे इसे इफेक्टिव करने के बाद टर्की ने इस बात को इंश्योर कर दिया कि अब रशिया इस स्ट्रेट का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा ब्लैक सी में जाने के लिए और वहां से यूक्रेन के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन आर्टिकल 19 जो इसमें एक एक्सेप्शन ऐड करता है, उसका इस्तेमाल करके रशिया अभी भी इसका इस्तेमाल कर पाएगा। आर्टिकल 19 ये बोलता है कि यहां पर वो देश जो ब्लैक सी के आसपास हैं, उनके पास कुछ लिवरेज होगा। जैसे कि जो बेलिग्रेंट पार्टीज हैं या पावर्स हैं जो आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके वॉर वेसल्स अगर अपने बेसिस पर वापस जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। कोई ब्लैक सी में आ गया, आप उस पूरे चैनल को ब्लॉक कर रहे हो, लेकिन वो कहते नहीं मुझे रिटर्न जाना है जहां से मैं आया हूं वहां पे, तो अलाउ करोगे कि नहीं? तो आर्टिकल 19 उसे अलाउ करता है। कहने का मतलब यह है कि आप इस मैप को देखिए, यहां पर आपको यूक्रेन दिख रहा है, ये दिख रहा है रशिया। तो अगर रशिया के कोई वॉरिंग शिप्स हैं जो कि ब्लैक सी में वर्तमान में प्रेजेंट नहीं है, तो वो इन स्टेट्स का इस्तेमाल करके ब्लैक सी में आ सकते हैं, बिकॉज उनके बेसिस यहां भी तो हो सकते हैं रशिया में, तो वो यहां रिटर्न आ सकते हैं। फर्दर इसमें एक मामला और आ जाता है, लेट मी एक्सप्लेन यू। इसका मतलब यह है कि ओरिजिनल बेसिस पे वो रिटर्न आ सकते हैं और रशियन फ्लीट इसका इस्तेमाल करके जो उनके अदर वॉरिंग शिप्स हैं उन्हें ब्लैक सी में ला सकते हैं, बिकॉज वो अपने बेसिस पे रिटर्न आ रहे होंगे और यहां पे आके वो यूक्रेन के ऊपर हमला भी कर सकते हैं। तो ये तो एक तरीका होगा जिसके बाद मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन को डिफाई कर सकता है या मैनिपुलेट कर सकता है रशिया। दूसरा तरीका यह है कि किसी भी शिप को कहां जाना है उसके लिए होता है एक ऑफिशियल असाइनमेंट, जहां उसे असाइन किया जाएगा वो शिप वहीं जाएगा। और आईएमओ के अकॉर्डिंग, यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, कोई भी कंट्री अपने शिप्स को अपनी टेरिटरी के लिए असाइन तो कर ही सकती है। तो अगर रशिया अपने शिप्स को ब्लैक सी से होते हुए इस लोकेशन के लिए असाइन कर दे, जो यहां पर उनका बेस नहीं है उनको भी, तो वो इस
स्ट्रेट के माध्यम से यहां पर आ सकते हैं ब्लैक सी में और उसके बाद यूक्रेन के ऊपर हमला कर सकते हैं। तो कुल मिला के यहां पर मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन को इफेक्टिव बना दिया गया है रशिया को बाहर करने के लिए, लेकिन इसका प्रभाव कम ही होगा क्योंकि कई सारे रास्ते हैं जिनके माध्यम से रशिया इस पूरे कन्वेंशन को डिफाई कर सकता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न स्कीम के बारे में है। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि PFRDA ने जिम्मेदारी दी है EY एक्चुअरियल सर्विस LLP को, जो कि एक कंसल्टेंट की तरह वर्क करेंगे, डिजाइन करेंगे मार्स को। मार्स का फुल फॉर्म है मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न स्कीम, जो कि नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि NPS के अंडर में काम करेगी। एग्जैक्टली देखिए होता क्या है, पहले मैं आपको यहां पे बता देता हूं नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में, तब आपको यह मामला समझ में आएगा। इसे 2004 में शुरू किया गया आर्म फोर्सेस के अलावा बाकी सबके लिए, कि आप कुछ हिस्सा सपोज करिए 14% एक पेंशन फंड में डालिए, 14% सरकार डालेगी। इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा किसी शेयर में, बॉन्ड में, डिबेंचर में, और उसके बाद उससे जो रिटर्न आएगा उसी के बेसिस पे पेंशन दी जाएगी सर्विस एंड होने के बाद। इसे अवेलेबल करवा दिया गया 2009 में बाकी सिटीजन्स के लिए भी, हालांकि ये वॉलंटरी रहा, वो उसे ज्वाइन करना चाहे तो करें, ना करना चाहे तो ना करें। जो भी लोग इस पेंशन फंड का हिस्सा होते हैं उन्हें दिया जाता है एक यूनिक नंबर, दैट इज यूनिक इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट, जिसे प्राण कहा जाता है। 18 से 70 वर्ष का कोई भी व्यक्ति NPS का हिस्सा बन सकता है। इसके 2 टीयर्स होते हैं, मतलब एक तो ऐसा होता है पेंशन का सिस्टम जहां पे आप पैसे को रिटायरमेंट के बाद ही एक्सेस कर पाते हैं, और एक होता है कि आप वॉलंटरली विड्रॉ कर सकते हैं टीयर 2 में अपनी पेंशन को बीच में ही। इसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है वो एक व्यक्ति अपने काम करने के दौरान कर सकता है, या तो वो खुद ही कर सकता है या उसका एम्प्लॉयर उसके लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है, या फिर दोनों मिलकर कर सकते हैं। PFRDA इस प्रकार के पेंशन सिस्टम को रेगुलेट करता है, और एक ट्रस्ट भी इसके लिए वर्क करता है, दैट इज नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, जो कि NPS के सारे एसेट को ओन करता है। तो इस तरीके से वर्क करता है नेशनल पेंशन सिस्टम। इसमें सबसे बड़ा खतरा यह होता है कि जब भी आप पेंशन में अपने पैसे डालते हैं तो उन्हें मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, और मार्केट जो रिटर्न देता है उसी के बेसिस पे पेंशन मिलती है। अगर मार्केट से रिटर्न खराब मिला तो पेंशन उतनी नहीं मिलेगी जितनी एक्सपेक्टेड है। कई सारे लोग इसी वजह से नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। सरकार का यह प्लान है कि उन्हें एक अश्योर्ड रिटर्न दिया जाए। सपोज करिए कि आपने जो भी कंट्रीब्यूट किया है, जो सरकार ने आपकी ओर से कंट्रीब्यूट किया, उस पर आपको कम से कम 8% का, या मैं नॉर्मल बात कर रहा हूं एक इंडिविजुअल के लिए जिसके लिए सरकार कंट्रीब्यूट नहीं करती, वो खुद ही कंट्रीब्यूट करता है, तो उसे 8% मिनिमम रिटर्न मिले। तो ये रिटर्न जो है वो स्पेसिफाई करेगी, ये जो PFRDA है वो। NPS में अभी केवल मार्केट कंडीशन के बेसिस पे ही रिटर्न मिलता है, तो अब उन्हें ज्यादा मौका होगा इन्वेस्ट करने का। जैसे मान लीजिए कि 8% के रिटर्न को स्पेसिफाई किया गया और रिटर्न मिला केवल 6% ही, तो जो 2% का गैप है उसे PFRDA अपनी ओर से देगी, या फिर जिस भी एंटिटी को जिम्मेदारी देंगे वो देगी। तो शॉर्टफॉल स्पॉन्सर देगा। ये कौन होगा अभी ये स्पेसिफाइड नहीं है, थोड़े समय में मार्स स्कीम के बारे में और भी डिटेल्स आ जाएंगी, तो हम इन पर फिर से चर्चा करेंगे। अभी जो डिटेल्स अवेलेबल हैं उनके अकॉर्डिंग मैंने मार्स स्कीम क्या है वो बता दिया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल INS विशाखापट्टनम के बारे में है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने डेडिकेट किया INS विशाखापट्टनम को देश के लिए। विशाखापट्टनम ये नाम है भारत की पहले स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप का, जिसे तैयार किया गया प्रोजेक्ट 15B के तहत। मतलब ये प्रोजेक्ट 15B के तहत बनने वाला पहला स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप है। इसे डिजाइन किया है डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन ने, और बनाया है मैज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने, जो कि मुंबई में लोकेटेड है। जो क्रू है शिप का, उसका मोटो है यशो लाभस्व, यानी कि ग्लोरी को अटेन करें। फीचर्स ये हैं कि ये काफी टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, गाइडेड डिस्ट्रॉयर है। वर्तमान में जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसका इस्तेमाल किया गया है, और 75% कंटेंट इंडिजिनियस है। सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी भी रखता है INS विशाखापट्टनम। पावरफुल कंबाइंड गैस प्रपल्शन इंजन है जो इसे 30 नॉट तक की स्पीड देता है। यह इक्विप्ड है न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरफेयर में लड़ने के लिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल मॉनसून प्रोजेक्ट ऑफिस के बारे में है। इस ऑफिस को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक के द्वारा। इसे स्टैब्लिश किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में। ये इंटरनेशनल मानसून रिसर्च को सपोर्ट करेगा और एक लीडरशिप प्रोवाइड करेगा जो भी रिसर्चेस हो रही हैं, और इन्हें लीडरशिप मिलेगी वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम की। वर्ल्ड वेदर रिसर्च प्रोग्राम भी इसमें इन्वॉल्व रहेगा। सिग्निफिकेंस ये रहेगी कि IMPO जो कि इंडिया में होगा,
ये इंटीग्रेटेड साइंटिफिक अप्रोच को थोड़ा एक्सपेंड करेगा दुनिया भर में जो मानसूनल वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है उसको लेकर। मानसून को लेकर हमारी प्रिडिक्शन की स्किल इनहेंस होगी, साइक्लोन्स को हम अच्छी तरीके से जज कर पाएंगे, उनके आने की स्थिति को समझ पाएंगे और मानसून रिसर्च को इससे बढ़ावा मिलेगा। अब आइए रिवीजन करते हैं। हेर्मेटिक वाइपर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है, गलत है। ये एक प्रकार का मालवेयर है। कोणार्क सन टेम्पल नरसिम्हदेव वन ने बनाया 1230 से 50 के बीच में, दैट्स ट्रू। मॉन्ट्रैक्स कन्वेंशन ओजोन लेयर के लिए है, गलत है। ये वॉरिंग शिप्स को ब्लैक सी एक्सेस करने से रोकने के लिए है। INS विशाखापट्टनम प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया, गलत है। प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। सेशन की PDF मिलेगी ओनली एज के टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे जाइए, PDF डाउनलोड करिए, रिवीजन करना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।